आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मौजूदा बिलों के तनाजुर में बैन करती हुई आवाम बिजली के बिलों में इजाफा, अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तगोदो कर रहे हैं, उनके लिए साकी अमरोहवी ने कई बरसों पहले लिखा था और इस माहौल पे भी सादिक उतरता है कि ये अफसर शाही मंडी है। आज सैर करें इस मंडी की। वो देख, यहाँ अमेरिका से कुछ ताजिर आए बैठे हैं जो इस मंडी में मुद्दत से दुकान सजाए बैठे हैं। कुछ जागीरों के मालिक हैं, कुछ मिलें बनाए बैठे हैं। इस अफसर शाही मंडी में फिरौन भी हैं, नमरूद भी हैं। कुछ इनमें पुराने घाघ भी हैं, कुछ इनमें नौमौलूद भी हैं। कुछ लोग यहां से भाग गए, कुछ लोग अभी मौजूद भी हैं। ये लोग खरीदा करते हैं इस देश के कुछ फनकारों को, मुंह मांगी कीमत देते हैं इन सब जहनी बीमारों को। देते हैं सहारा ये ताजिर इन गिरती हुई दीवारों को। इस अफसर शाही मंडी में हर अहले कलम बिक जाता है। खुशियों की तमन्ना दिल में लिए हर कुश्ताए गम बिक जाता है। आ देख जरा इस मंडी में किस किस का भरम बिक जाता है। शायर का ख्याल आसानी से इस मंडी में बिक जाता है। जो इस मंडी में बिक जाए फनकार बड़ा कहलाता है। इस अफसर शाही मंडी में लगते हैं जबानों पर पहरे। ये रोज लगाया करते हैं हम सोख्ता जानों पर पहरे। आखिर ये लगाएंगे कब तक अब अपने खजानों पर पहरे। ये रात भी अब कुछ देर की है, ये रात भी अब कट जाएगी। ये कई बरसों पहले का लिखा हुआ इस माहौल में जो सादिक उतरता है, तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि स्क्रिप्ट एक ही है जो मुख्तलिफ अदवार में हमारे सामने आ जाता है। हम रोना रोते हैं, बैन करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हलकूम सूख जाते हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। मौजूदा सूरत हाल में कर्जों की दलदल में फंसा हुआ मुल्क और पंजाब के सरकारी अफसरान के लिए पुरतायुश सहूलियात हैं। GOR की सिर्फ MES 1 में ब्यूरोक्रेसी के तज़ीन व आराइश पे 1 अरब 11 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उस मुल्क में कि जहां पे लोग बिजली के बिलों की अदायगी के लिए रोते हैं, मर रहे हैं, अपनी चीजें बेच रहे हैं, लेकिन उसी पंजाब में 100 दिन की कारकर्दगी की तशहीरबाजी में हुकूमत 64 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। टेलीविजन पे 32 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, प्रिंट मीडिया पे 10 करोड़ खर्च हो रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे 12 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और डिजिटल स्ट्रीम्स पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है, हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और पंजाब के अंदर जो तरक्याती काम है वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। लेकिन नए बजट में जनरल्स और ब्यूरोक्रेट को छूट दी गई है, आम आदमी के गला दबाया गया। छूट क्या दी गई है कि प्लॉट्स की लेन देन के ऊपर, जो प्लॉट्स हैं या घर हैं उसकी लेन देन के ऊपर टैक्स लगाया जाता था और टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया दूसरे लोगों को। हर बार लेन देन पे ये टैक्स बढ़ा के आपको पेश करना पड़ेगा और आपको अदा करना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। लेकिन उसमें सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, उनको छूट दे दी है कि आप जितनी बार मर्जी से प्लॉट को सेल कर दें, उसकी खरीद करें, आपको छूट है, आप टैक्स अदा नहीं करेंगे। लेकिन इस मुल्क का हर बासी टैक्स अदा करेगा, उसको छूट नहीं है। क्योंकि बचपन में अगर उसको तलकीन की गई थी कि आर्मी ऑफिसर बन जाओ, आर्मी के अंदर चले जाओ, या बचपन में उसको अगर कहा गया कि CSS कर लो, कोई ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, और उसने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो अब माँ बाप की उन बातों का ख्याल आता है कि काश मैंने उस वक्त माँ बाप की बात का ख्याल करते हुए ये कारोबार की तरफ में ना गया होता, मैं शाहाना जिंदगी गुजारने के और तरीके ना देखता, यही तरीका अगर देखता तो हो सकता है जिंदगी तब्दील हो जाती। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में दरामदी अशिया पे इजाफी कस्टम टैक्स ड्यूटी जो है वो 2200 675 लग्जरी आइटम्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद है और 2 आइटम्स जो हैं, जो मुस्तस्ना आइटम्स थी, उनके ऊपर भी 2% ड्यूटी लगा दी गई है। FBR ने 2200 आइटम्स की दरामद पे कस्टम ड्यूटी का एलामिया जारी किया है, जिसमें 657 लग्जरी आइटम है और ये 1 जुलाई 2024 से नाफिज हो चुकी हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इन आइटम्स पे भी 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी लगाई है, जिन पर फिल वक्त 0 ड्यूटी थी। SRO
9291 के तहत 2024 का ये जो है उसके तहत 2%, 6%, 7% ड्यूटी दरामदी अशिया पे है। ये रेगुलेटरी ड्यूटी 5 से 55% के दरमियान लगाई गई है और ये सैकड़ों अशिया की दरामद पे 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। 1 जुलाई 2024 से FBR ने इजाफी कस्टम ड्यूटी जो है वो मुतअद्दिद अशिया के ऊपर डाल दी है, जिनमें 7% इजाफी कस्टम ड्यूटी जो है वो कार, जीपों और हल्की कमर्शियल गाड़ियों के ऊपर होगी, लेकिन बड़ी गाड़ियों पे नहीं होगी। FBR के एक और SRO 2981 2024 के मुताबिक लेवी रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो मखसूस अशिया पे लगाई गई है, जिसके मुताबिक दरामदी परफ्यूम्स और स्प्रेज जो है उस पर 20%, घड़ियों पे 30%, धूप के चश्मों पे 30%, दरामदी साइकिल्स पे 10%, दूध की मसनूआत पे 20 से 25%, शहद पर 30%, दरामदी खजूरों और दीगर फलों पे 25%, कॉस्मेटिक्स पे 55%, दरामदी क्रीम्स पे 50% और मर्दों की जो कैप्स हैं, ओवरकोट्स हैं, जैकेट्स हैं, शर्ट्स हैं उस पे 10%, खवातीन के ओवरकोट, जैकेट, स्कर्ट्स, ट्राउजर पे 10% और दरामदी ज्वेलरी पे 45% RD। और मुंह और दांतों की सफाई से मुतल्लिक जो अशिया हैं, जिसमें पेस्ट है, पाउडर है, दांतों की सफाई के धागे पे हैं, उस पे 50%, पनीर पे 25%, आलूओं सब्जियों पे 50 से 55% RD। चीनी की अशिया बशमूल व्हाइट चॉकलेट पे 40%, टोबैको के ऊपर 50%, और जो जानवरों की खुराक है जिसमें बिल्लियां और कुत्ते हैं उनकी खुराक पे 50%, लिबास और चादरों पे, चमड़े की बनी हुई दीगर चीज़ों पे 50%, वीडियो गेम्स के जो कंसोल हैं, मशीन्स हैं, मेज पॉलर गेम्स उस पे 50%। जिन चीज़ों की दरामद पे रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं हुई वो 678 SRO की जाएगी, जो कि नोटिफिकेशन नंबर के तहत हुआ है, और कस्टम्स एक्ट के पहले शेड्यूल का बाब जो है 99 SRO उसके तहत जो दरामद है उसमें नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो 4921 12,009 है, उसके तहत आरजी दरामद स्कीम के तहत है। और कस्टम्स एक्ट जो है 1969 का, उसके 5वें शेड्यूल के मुताबिक ये दरामद हो सकती है। लेकिन इसमें जो चीजें दी गई हैं उसमें स्टील जो है वो 50 मिलीमीटर से ज्यादा कुतर का जो खास स्टील गोल उसकी जो दरामद है, उसके ऊपर बार्स और रॉड्स, रबर, अपड़ोन और कोट्स की जो दरामद है, उसके ऊपर भी गाड़ियों के तहत जो नोटिफिकेशन नंबर जारी किया गया वो SRO 6551 2006 मकामी वेंडर्स की जानिब से ऑटो पार्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले इनपुट मटेरियल्स हैं उसकी दरामद भी उसके अंदर शामिल है। घरेलू आलात की किट्स की दरामद पे भी रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह है जो तब्दील की गई है, और जिसकी किट्स वहां अलहदा से मखसूस नहीं होंगी उसके मुताबिक भी 5% उसके ऊपर आयद कर दी गई है। ऑटोमोटिव जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोटिव क्लाइमेट कंट्रोल जो गैजेट्स हैं, ऑटोमोटिव जो बैटरीज हैं, उनकी तमाम चीजें उसके ऊपर 2% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई है। आप ये देखिए कि जो ज़रई आलात हैं, ज़रई ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते थे, उसके ऊपर भी जो चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सड़क ट्रैक्टर्स जो हैं बराए सेमी, उसके ऊपर भी मखसूस गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर भी, जो CNG ज़रई ट्रैक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, किसी भी तरह की किट फॉर्म में असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग की अज्जा की दरामद है, उसके ऊपर भी 2% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी गई। इन सब के ऊपर आप ड्यूटीज आयद कर रहे हैं, लेकिन जो ड्यूटीज निभाने वाले हैं उनसे ड्यूटीज आप उठा रहे हैं। लोग बात नहीं करेंगे, लोग नहीं उठेंगे, लोग हक की आवाज नहीं बुलंद करेंगे। लोग तो पूछेंगे कि क्या ये सारा बार हमारे ही कंधों पे, क्या मुश्किल मोड़ से हमने ही गुजरना है, क्या हमें हर बार यही याद करना पड़ेगा कि पिछला दौर ही अच्छा था, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। यानी किसी भी नई हुकूमत में हम यही कहते हैं। 2018 की हुकूमत आई तो हम ये कहते थे कि नवाज शरीफ का दौर अच्छा है। नवाज शरीफ का 2013 का दौर था तो हम ये कहते थे कि PP का दौर अच्छा है। PP का दौर था तो हम कहते थे चले यार मुशर्रफ ही इससे अच्छा था। और फिर जब PTI की गवर्नमेंट गई और PDM की हुकूमत आई तो हम कहते थे PTI का दौर अच्छा था। अब PDM की PDM 2.0 हुकूमत आ गई है तो हम ये कह रहे हैं कि इनकी पहली हुकूमत इससे बेहतर थी, इन्होंने तो हमारे ऊपर और अजाब मुसल्लत कर दिए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की सड़कों पे कल जब मालियाती साल का पहला दिन था तो लोग खुद जो हैं उठे और उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया। उन्होंने बिजली के बिल्स जलाए और उन्होंने कहा है कि हमें आपने जिस अजाब के अंदर मुब्तला कर दिया है, हम इस अजाब से किस तरीके से निकलेंगे, कौन हमारा मसीहा होगा, कौन हमारी दादरसी करेगा, कौन हमारी आवाज सुनेगा।
لیکن آپ کو کیا ہے کہ آپ کو تو سڑکوں پہ جو پھیلا ہوا پانی ہے وہ جیمرز لگی گاڑیوں میں بھی جاتے ہوئے فون کال کے اوپر دوسروں کو احکامات دے کے نکلوانا ہے. آپ کو گاڑی کے اندر بیٹھ کے پچھلے بیٹھے ہوئے شخص سے موبائل فون کے اوپر ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ دیکھیں جی ہم ترقیاتی کام کے لیے، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ تو بہت بہترین ہے. لیکن اسی دور کے اندر جب آپ کے اپنے گھر کا بل لاکھوں کے اندر آ جائے تو آپ اسے کیمپ آفس قرار دے دیتے ہیں تاکہ اس کا ملبہ بھی جو ہے وہ سرکاری خزانے کے اوپر ڈالا جائے اور سرکاری خزانے سے اس کی پیمنٹ کی جائے. لیکن وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ یہاں پہ تو وابڈا کے متاثرین اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ایک ایک شہر کے اندر 11 لاکھ متاثرین ہو چکے ہیں جو بلز ہاتھوں میں پکڑے ہوئے وابڈا کے آفس میں جا رہے ہیں کہ حضور والا ہماری داد رسی کر دیں، ہمارے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ اگر ایک جو بجلی کا میٹر ہے اس کا ڈسپلے اڑ گیا تو پچھلے سال والے یونٹ اس کو لگا کے بھیج دیے گئے ہیں. وہ روتا پھر رہا ہے کہ 4 مہینے پہلے میں نے سولر سسٹم لگوایا تھا اور سولر لگوانے کے بعد بھی اگر مجھے پچھلے سال والا ہی بل ادا کرنا ہے تو میں کدھر جاؤں گا؟ اب تو نئے ٹیکس اس پہ نافذ کر دیے گئے. ادھر ہمارے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ IMF پاکستان کی خود مختاری کے لیے خطرہ. ہم نے خطرے کا کیا کرنا ہے؟ مسلط آپ کر رہے ہیں ہم پہ. ہمارے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ حالیہ بجٹ میں ٹیکس جو ہیں وہ IMF کے دباؤ کے اوپر لگائے گئے. IMF پاکستان کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے تو کس نے اس خطرے کو ہوا دی ہے مزید؟ انہوں نے اپنے شہر کا حوالہ دیا کہ سیالکوٹ ایکسپورٹ کا مرکز ہے اور ایکسپورٹرز پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے اس سے FBR کے کرپٹ مافیا کو فائدہ ہوگا. یعنی ایک سیٹنگ ہمارا وزیر یہ بات کرتا ہے کہ ہمارا ادارہ جس نے ریفارمز لے کے آنی ہے وہ کرپٹ ہے اور وہ فائدہ اٹھائے گا. وہ ماضی کے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ غلام سرور قومی مجرم ہے، ان کے ایک بیان کی وجہ سے ہماری پروازوں کے روٹس بند ہو گئے تھے. لیکن ان کے بیان کی وجہ سے روٹس بند ہو گئے تھے تو آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے تو آپ کی وجہ سے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ نہیں خراب ہوں گے. انہوں نے کہہ دیا پیٹرول کی قیمتیں بین الاقوامی سطح پہ بڑھی ہیں اس لیے بڑھائی ہیں. لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے لیوی کتنی بڑھائی ہے. لیوی کو 70 پہ لے کے جانے کا ہدف آپ نے رکھا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت پہ IMF کا پریشر تھا، ایکسپورٹرز 1.5% دینے کو تیار تھے اور ایکسپورٹرز کے لیے میں 15 سے 20 دن تک احتجاج کرتا رہا ہوں. آپ کے احتجاج سے کیا ہوگا؟ سڑکوں پہ اس وقت جو موجود ہیں انہیں یہ لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کی حمایت کو آئے گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ابھی اور معاملات بڑے چل رہے ہیں. وہ عدالتی محاذ کے اوپر جنگ لڑنے میں مصروف ہے، وہ پارلیمانی کمیٹی اور سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کے جنجل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو دوسری طرف خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جب سے اسلامی جمعیت طلبہ کے ہاتھ میں آئی ہے اس کے اعلیٰ اصول کمپرومائز ہو گئے ہیں. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے تھے. کوئی کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا، لیکن اس وقت جماعت اسلامی سڑکوں پہ ہے. وہ ان لوگوں کو اگر ساتھ میں لا لے تو دوسری اپوزیشن جماعتوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی. دوسری اپوزیشن جماعتیں ANP JUIFA، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں وہ تو ری الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے اسے جسٹیفائی کر پائیں گے؟ کس طریقے سے ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ کے تو اپنے لوگ کہتے ہیں کہ مختلف شہروں میں جو لوگ اپنے ہی طور پہ احتجاج کر رہے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب اس بات سے نالا ہے، میاں صاحب کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، میاں صاحب کی بات سے لوگ انکاری ہوئے ہیں. کون ہوا ہے یہ نہیں بتاتا کوئی. اسحاق ڈار صاحب ہوئے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہوئے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہوئے ہیں، احسن اقبال صاحب ہوئے ہیں. کون ہوا ہے انکاری؟ اور اگر یہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا تو اختیار کس کے پاس ہے وہ بھی کھل کے بتا دیں تاکہ عوام کو پتا ہو، پھر ان کے ساتھ باز پرس کر لے، ان کو کچھ اپنی داد رسی کے لیے پکار لے. اگر آپ کو نہیں پکارا جا سکتا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جب تک آپ صرف اپنے آپ کا سوچتے رہیں گے اور ہمیں دہائیوں پہلے کی لکھی ہوئی نظمیں اس حالات میں صادق دکھائی دیں گی، ہمارا نقشہ تبدیل نہیں ہو سکتا، ہماری سمت تبدیل نہیں ہو سکتی. ہم ایک ایسے مرکز کے گرد گھومتے چلے جا رہے ہیں جو ہماری منزل نہیں ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ منزل. غلط راستے کے اوپر کس نے ہمیں گامزن کیا، ان کا احتساب ہونا چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.